स्वागत है मित्रों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वी कैन से द इन्वेंट्री कंट्रोल। तो सबसे पहले हम इसका जो मीनिंग है या तो टाइप ऑफ इन्वेंट्री जो हमने आज डिस्कस करना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो उनका मीनिंग होता है इन्वेंट्री, खास करके जो इन्वेंट्री शब्द है दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद द स्टॉक्स। पर द स्टॉक सिर्फ नहीं होता है, एक बार देखते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है। इन्वेंट्री इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल मूवेबल एंड टेंजिबल गुड्स। ध्यान में रखिए, आपकी फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी बातें, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट या तो जो मटेरियल्स पड़ा है वो सारा का सारा जो कि मूवेबल हो या तो टेंजिबल जो आपको दिख रहा है वो सारा का सारा गुड्स जो है वो हेल्प करेगा जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले हैं, वो सारी की सारी मटेरियल या जो इन्वेंट्री है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। गुड्स और सेल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली है। टाइप्स जो है इन्वेंट्री के वो अगर हम देखें तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल भी हम इन्वेंट्री कह सकते हैं। वर्क इन प्रोसेस यानी कि अगर कुछ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है जो कि अभी तैयार हो रहा है तो उनको भी हम इन्वेंट्री ही बोलेंगे। जो फिनिश्ड गुड स्टॉक में सप्लाई करने के लिए रेडी है उनको भी हम इन्वेंट्री ही कह सकते हैं। और एमआरओ इन्वेंट्री मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन में जो इस्तेमाल होने वाली है उनको एमआरओ इन्वेंट्री कहते हैं। और बफर इन्वेंट्री यानी कि जो अभी भी आपके स्टॉक में पड़ा है उनको भी हम इन्वेंट्री ही बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कंट्रोल होता है इन्वेंट्री कंट्रोल, वो एक अप्रोच होता है डिटरमाइनिंग व्हाट टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि व्हेन यानी कि कब आपको इसका ऑर्डर करना है और कितना करना है, कितनी क्वांटिटी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ख़ास करके इसलिए कि क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो आपको ध्यान में लेना पड़ता है। हम कोशिश ये करते हैं कि हमेशा ही अननेसेसरी कोई ऑर्डर ना हो जाए किसी भी चीज़ का और हमारे स्टॉक में वो खामखा ही हमें हमारा इन्वेस्टमेंट ना हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि कंपनी के लिए आपको फ़ायदेमंद नहीं रहता है हमेशा ही। अभी मेथड जो है वो खास करके यहाँ पर आज मैं आपको 3 मेथड सिखाने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एबीसी एनालिसिस है, वेड एनालिसिस है और एफएसएन एनालिसिस है। तो सबसे पहला जो है एबीसी एनालिसिस, उसके बारे में देखते। एबीसी का मतलब है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। वैसे तो देखा जाए तो इसको एबीसी बोलते हैं कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो पहले आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ द फर्म इन टुडेज वर्ल्ड आपको मिलेगा कि वो एबीसी से ही वो इन्वेंट्री का हमेशा ही कंट्रोल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स यू मे फाउंड हु हैव द एबीसी एनालिसिस इन देयर डे टू डे प्रैक्टिसेस फॉर कंट्रोलिंग देयर इन्वेंट्री। द इन्वेंट्री ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जनरली कंसिडर या कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ आइटम। एक फैक्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके पास हज़ारों प्रकार के मटेरियल रहते हैं। उसमें से कुछ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, कुछ जो है वो एकदम एवरेज रहते हैं और कुछ मटेरियल जो कि बिल्कुल जिसकी वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है। जैसे कि आप ही के घर की बात कर ले, हमारा जो किचन है वो अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हमारे किचन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी, केसर की अगर बात करें तो वो भी काम में आने वाली बात है किचन में। तो केसर का दाम बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्टली रहता है, क्वांटिटी जिसका कम रहता है। इसको हम बाइफरकेट करने वाले हैं ए कैटेगरी में। और बी यानी कि एवरेज जो चीज़ें रहती है उसको बोलते हैं बी। और सी यानी कि जिसकी कॉस्ट या तो वैल्यू कम है उसको सी टाइप मटेरियल में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि ए जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा जो कॉस्टली चीज़ें रहती है उनको ए क्लास में रखेंगे। मेजॉरिटी यानी कि 70% ऑफ द टोटल मनी जो है आपका वो उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है। इसीलिए आपको इसका हो सकता है कि हमें कम से कम इसका स्टॉक रखना चाहिए। बी यानी कि ऐसी कोई चीज़ें जो जनरली 20% यूज़ में आती है और इसकी कॉस्ट और एवरेज वैल्यू जो है वो भी बहुत ही मिनिमम रहता। मिनिमम तो नहीं कह सकते लेकिन एक एवरेज यानी कि ए के मुकाबले जिसकी कॉस्ट
थोड़ी कम है। और सी यानी कि जो कि ज़रूरी तो है ही आपकी कंपनी में, जिसकी वैल्यू शायद बहुत ही कम रहती है। तो ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं। कंपनी के अंदर ज़रूरी तो होता ही है वो रखना, यानी कि वो सी कैटेगरी में हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। देखिए, द ABC एनालिसिस हैज़ बीन डन विद द फॉलोइंग ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस। अगर हम देखें और ए, बी और सी आइटम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो अगर यहाँ पर हम कंट्रोल की अगर बात करें, सबसे पहले कंट्रोल की, तो कंट्रोल में देखिए ए आइटम जो रहता है उसके ऊपर आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए कि कई बार हम अपने लॉकर में भी रखते हैं, जो कि कॉस्टली आइटम है, उसको बहुत संभालना पड़ता है, तो आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा। बी जो आइटम है उसमें अगर कंट्रोल की बात करें तो मॉडरेट कंट्रोल, और अगर सी आइटम की बात करें कंट्रोल की, तो उसमें बहुत ही लो कंट्रोल आपको चाहिए, मतलब इसमें इतना ज़्यादा कंट्रोल आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सेफ्टी स्टॉक की बात करें अगर ए आइटम की, तो इसमें आपको क्या सेफ्टी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको इमीडिएटली ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बी आइटम जो है उसमें लो सेफ्टी स्टॉक रहता है। सी आइटम जो रहता है उसमें हाई स्टॉक आप रख सकते हो। और अगर ऑर्डरिंग की बात करें तो ऑर्डरिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही आपको ऑर्डरिंग तुरंत ही करना पड़ेगा, या तो वीकली डिलीवरी जिसका हो उसको आपको ए आइटम की कैटेगरी में ऑर्डरिंग का फ्रीक्वेंसी आपको इस हिसाब से सेट करना है। और बी आइटम की अगर बात करें तो उसको आप वंस इन ए 3 मंथ्स, और सी का बल्क ऑर्डर आप कर सकते हो। एक भले ही आपका पड़ा रहे स्टॉक में, इसकी कॉस्ट कम रहती है, इसलिए आप इसका ऑर्डर आप रख सकते हो। और अगर कंट्रोल रिपोर्ट की बात करें तो वीकली कंट्रोल रिपोर्ट मिलना चाहिए, मंथली मिलना चाहिए, और सी आइटम का क्वार्टरली भी मिलेगा तो चलेगा। अगर सप्लायर जो सोर्सेज है, आपको कौन कौन सप्लायर है आपके, वो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे ए आइटम में, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप फिर नेगोशिएट करके उनके साथ आप भावताल कर सकते हो, यानी कि एज मैनी सोर्सेज पॉसिबल फॉर ईच आइटम यू कैन। और बी आइटम है उसमें ज़रूरी है कि 2 या तो उससे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज आपके लिए एडवाइजेबल है। और सी आइटम में 1 या 2 सोर्सेज मिलेंगे तो भी चलेगा, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहता। इसलिए अगर परचेज डिसीजन की बात करें तो सेंट्रल परचेजिंग, यानी कि सबको मिल के इसका डिसीजन लेना चाहिए कि आप कहाँ से ऑर्डर करने वाले हैं और परचेज कहाँ से करना है। बी आइटम जो है उसको दोनों को मिल के, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपका परचेज का जो भी हेड है, या मिल के कॉम्बिनेशन आपको करके परचेज डिसीजन लेना चाहिए। और सी आइटम का डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, हर एक यूनिट या तो हर एक हेड ऑफिस, हर एक यूनिट को वो इंडिविजुअली आप कंट्रोल दे सकते हैं या तो डिसीजन का पावर दे सकते हो। आगे देखते हैं कि ABC एनालिसिस में अगर एक खास करके ये आप देखिए, आपके लिए एक डायग्राम समझने में आपको मदद होगा। 70% आइटम जो कि यानी कि कॉस्ट जिसकी 70% या उससे हायर है, उसका स्टॉक आपको 10% ही रखना है। और 20% जिसका आपका यूज़ है उसका जो स्टॉक है वो 20% रखना चाहिए। 10% वैल्यू है जिसकी बहुत ही कम वैल्यू है, उसका स्टॉक आप 70% रख सकते हो। तो इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हो, इस हिसाब से आपको बना लेना है। जब भी अगर आपको ज़रूरत पड़े एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ में, तो ये डायग्राम आपको समझने में बहुत ही मदद करेगा। आगे देखते हैं इसका ABC एनालिसिस का प्रोसेस क्या है। लिस्ट ईच आइटम कैरीड इन द इन्वेंट्री बाय नंबर ऑफ सम अदर डेजिग्नेशंस। और फिर आपको क्या करना है, डिटरमाइन द एनुअल वॉल्यूम, आपको एक साल में कितना चाहिए और इसका यूसेज कितना है, और रुपी वैल्यू इसका कितना है, और हर एक आइटम का वैसे कैटेगरी में आपको पहले बाइफरकेट करना है। और तीसरे स्टेप में आपको करना है कंप्यूट करना है। क्या करना है, कंप्यूट ईच आइटम्स परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री का कितना परसेंट यूज है वो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, और वैसे ही आप ABC एनालिसिस कर सकते हो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये आपको कैसे फ़ायदा कर सकता है ABC एनालिसिस से। टू प्रोवाइड द कंटिन्यूस फ्लो, अगर आप ABC एनालिसिस फॉलो कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फॉर एफिशिएंट फ्लो। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये स्टॉक में हमेशा मिल सकते हैं। ABC एनालिसिस अगर आप फॉलो करते हैं तो मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपका काम हो जाएगा। और कीप सरप्लस एंड ऑब्सोलेट आइटम्स मिनिमम, वो जो कि बहुत ज़्यादा सरप्लस में है उसका भी स्टॉक आप मिनिमल रख सकते हो, जो कि आपको बेनिफिट करे उस हिसाब से। वेड एनालिसिस एक दूसरा टाइप है इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो ये वेड एनालिसिस में V फॉर वाइटल, E फॉर एसेंशियल एंड D फॉर डिज़ायरेबल,
तो आपके इन्वेंट्री यानी कि जो भी मटेरियल्स है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले हैं वो सारे के सारे आप VED 3 प्रकार में जो मटेरियल है उसको बाइफरकेट करोगे तो इसको बोलते हैं वेड एनालिसिस। आप पढ़ के एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे वाइटल किसको बोलते हैं कि इट इंक्लूड द इन्वेंट्री विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। अगर आपको ये प्रकार की इन्वेंट्री या तो स्टॉक अगर नहीं मिला तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको एटलीस्ट आपकी फैक्ट्री में इसका स्टॉक रखना ही है। वैसी आइटम को आप वाइटल कैटेगरी में बाइफरकेट करोगे या तो वहाँ पर रखोगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया है इन डाइंग हाउस, अगर कोई डाइंग हाउस है आपका तो उसमें बॉयलर जो है उनका जो रन होता है वो गैस पे होता है और डीजल पे होता है, तो आपको ये चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका बॉयलर रुक जाएगा और प्रोडक्शन रुक सकता है, इसलिए आपको इसका स्टॉक रखना चाहिए। और आगे अगर एसेंशियल जो कि ज़रूरी है, अगर नहीं होगा थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, उसको बोलते हैं एसेंशियल कैटेगरी। एग्जाम्पल यहाँ दिखा है, आप देख सकते हो। व्हेन द मेन मटेरियल handling system fails, it is always possible to do manual handling, but the rate of material transfer may slow down and because of that the production process may slow down। ये स्लो हो सकता है, बंद नहीं होगा, इसलिए एसेंशियल कैटेगरी में कुछ मटेरियल आपको रखना चाहिए। डिज़ायर यानी कि ज़रूरी है, बिना इसके भी कई बार आपका प्रोडक्शन काम कर लेगा। सम सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं है आपकी कंपनी में, अगर कहीं मिस हो गया तो आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिज़ायरेबल इन्वेंट्री। अभी आखिरी जो है वो है एफिशिएंट एनालिसिस, यानी कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स। अगर फास्ट मूविंग तो फैक्ट्री में आप देखिए बहुत सारे प्रकार के मटेरियल्स अलग अलग रहते हैं, इसके अंदर कुछ मटेरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपको ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्लो मूविंग में होता है और कुछ नॉन मूविंग में। तो इस हिसाब से आप अगर कैटेगराइज करके आपकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं तो इसको बोलते हैं FSN एनालिसिस मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है मित्रों, मुझे लग रहा है आज का ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आगे हम अभी जो तीसरा देखने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो EOQ मॉडल पे, और ये आपको बहुत ही जल्दी में ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप ये मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले, यानी कि मैं आपको जब भी वीडियो नया बनाऊंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि इनको भी समझने में आसानी रहे। थैंक यू सो मच।